संशोधित किया गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, उसमें 8 अलंकार थे, जिनमें से 4 को हटा दिया गया है, 4 को छोड़ दिया गया और 4 2 अंक में है आपके। कौन कौन से थे? अनुप्रास, यमक, सलेश, उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास। ये 8 अलंकार थे। अब दे आएंगे कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, सलेश और उपमा अलंकार। ये 4 अलंकार है, जिनमें से 2 अंक का एक आएगा, केवल एक, पर हैं छोटे छोटे चारों। इनके वैसे भेद है, मैं भेद नहीं बताऊंगा, सीधा ही बताऊंगा, मैं तो गांव की भाषा में, जब तो मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन सर बोल रहा हूँ, यहाँ मैं सीधी भाषा में बताऊंगा आपको। सुनो, देखो बेटा, अपना टॉपिक वही है कल वाला, अलंकार। ये अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो शब्द कौन कौन से? अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, और कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ है करने वाला या बढ़ाने वाला। दूसरी बात, अलंकार का शाब्दिक अर्थ। सॉरी, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना, आभूषण या गहना। देखो बेटा, हिंदी में 2 भाग होते हैं, गद्य और पद्य, आप भी जानते हो। हम पद्य भाग को काव्यखंड भी कहते हैं, पद्यांश भी कहते हैं या नहीं कहते हैं? केवल अलंकारों का प्रयोग पद्य भाग में किया जाता है, काव्य खंड में किया जाता है। क्यों किया जाता है? शोभा बढ़ाने के लिए। भाई तुम कभी बारात में गए हो क्या? बारात में गए होंगे। बारात में बारातियों को कोई नहीं देखता है, सभी दूल्हे को देखते हैं। क्यों देखते हैं दूल्हे को? क्योंकि उस दिन जो उसकी पोशाक है, उसकी शोभा सबसे अलग होती है, और उस दिन उसकी शोभा सबसे निराली बढ़ जाती है, इसलिए लोग दूल्हे को ही देखते हैं। उसी तरह हिंदी में काव्य पंक्तियों में अलंकारों का प्रयोग करने से अलंकारों की शोभा, वो काव्य पंक्ति की शोभा बढ़ जाती है। इसलिए हम काव्य खंड में ही अलंकारों का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? शोभा बढ़ाने के लिए। आपने यहां अब बात आती है अलंकार का शाब्दिक अर्थ, आभूषण या गहना। आपने जब लड़की की शादी होती है, तो शादी के बाद लड़की जब दुल्हन के रूप में सोने चांदी के आभूषण पहनती है, कानों में, गले में, नाक में, हाथों में, तो क्या होता है कि आभूषण पहनने से उस औरत की, उस लड़की की क्या बढ़ जाती है? शोभा। इसलिए अलंकार का शब्द करते हैं आभूषण या गहना, वस्त्र या गहने जो होते हैं। 2 बातें। तीसरी बात, परिभाषा। अलंकार की परिभाषा देखो बेटा, काव्य पंक्ति में शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं।
आचार्य दंडी के अनुसार, एक आचार्य है हमारे, एक विद्वान है, उनके अनुसार काव्य पंक्ति में शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। काव्य पंक्ति में शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 शब्द अलंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, और नंबर 3 उभालंकार। अलंकार के 3 भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभालंकार। अब यहां देखना है आपको, यहां शब्द लिखा हुआ है, यहां अर्थ लिखा हुआ है। अब मैं इसकी परिभाषा बोलूंगा कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं, कि जैसे काव्य पंक्ति में एक शब्द लिखा है, मैंने यहां देखिए चमत्कार, जैसे काव्य पंक्ति में चमत्कार शब्द विशेष पर निर्भर करता है। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, शब्द, और यहां क्या लिखा है, अर्थ। कि जैसे काव्य पंक्ति में चमत्कार शब्द विशेष पर निर्भर करता है, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। और जैसे काव्य पंक्ति में चमत्कार अर्थ विशेष पर निर्भर करता है, किस पर, अर्थ विशेष पर, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तीसरा, जैसे काव्य पंक्ति में चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर करता है, उसे हम उभालंकार कहते हैं। फिर सुन लीजिए मेरी बात, यहां शब्द है, यहां अर्थ है। जैसे काव्य पंक्ति में चमत्कार शब्द विशेष पर निर्भर करता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे काव्य पंक्ति में चमत्कार अर्थ विशेष पर निर्भर करता है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। और जिस काव्य पंक्ति में चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर करता है, उसे हम उभालंकार कहते हैं। ये हो गई बात तीनों की। अब जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे शब्दालंकार। सुनिए बेटा, ये तीनों भेद हो गए। अलंकार के कितने भेद हैं? 3, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभालंकार। सुनिए बेटा, सबसे पहला है शब्द अलंकार। मैंने इसकी परिभाषा बताई आपको, जिस काव्य पंक्ति में चमत्कार शब्द विशेष पर निर्भर करता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब हम नीचे पढ़ेंगे शब्दालंकार के भेद। नंबर, शब्दालंकार के भेद। देखिए बेटा, शब्दालंकार के भेद, पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, और तीसरा है सलेश अलंकार। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा सलेश। ये किसके भेद बता रहा हूं मैं आपको? शब्दालंकार के। अलंकार के मैंने 3 भेद बताए थे। साहित्य में जो साहित्य होती है, हमारी हिंदी विशेष होती है, उसमें शब्दालंकार के भेद अलग हैं, अर्थालंकार के अलग हैं, और उभालंकार के अलग हैं। लेकिन जो हमारा अनिवार्य हिंदी है, उसमें पाठ्यक्रम के अनुसार जो बोर्ड ने पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, उसमें आपके 4 ही अलंकार हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, अनुप्रास, यमक, सलेश और उपमा। 4 ही है, ठीक है। देखिए,
शब्दालंकार के भेद। सबसे पहले जो भेद हम पढ़ेंगे उसे देखिए। पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। हमारा एक टॉपिक था हिंदी में जो आएगा, भाषा व्याकरण लिपि का परिचय। व्याकरण के 4 अंग होते हैं, सुन लेना उसको मैं क्यों बता रहा हूं, इसमें अब हमें उसकी जरूरत पड़ रही है थोड़ी सी। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 शब्द, नंबर 3 पद और नंबर 4 वाक्य। ये व्याकरण के 4 अंग है, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई को, इकाई का मतलब एक, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण का मतलब होता है एक अक्षर। जैसे हमने लिख दिया कै, च, ये एक वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। और वर्ण का मतलब होता है एक अक्षर। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखिए। जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवर्ती दो या दो से अधिक बार होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवर्ती दो या दो से अधिक बार होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। वैसे इसके भेद होते हैं बेटा, अनुप्रास के 4, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, सर्वत्रानुप्रास। लेकिन हमें उन भेदों से तुम लफड़े में पड़ जाओगे, सीधा पढ़ो तुम तो 2 अंक सीधे मिलेंगे। सुनिए मेरी बात, ये तो हुई इसकी परिभाषा, समझ लो मेरी बात। अब इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? हमने लिखा है यहां पर कि जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवर्ती दो या दो से अधिक बार होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब सुनिए, जैसे उदाहरण दिया हमने, तरनी, तनुजा, तट तमाल, तरबर बहु छाए। छाए, ये उदाहरण है, ये काव्य पंक्ति है आपके सामने। तरनी, तनुजा, तट तमाल, तरबर बहु छाए, आपके सामने काव्य पंक्ति है। अब इसमें हमें पहचान कैसे करनी है, वो किस तरह से प्रश्न देता है यही बता दूं आपको कि वो 2 तरह से प्रश्न करता है बोर्ड के अंदर। कि ऐसी काव्य पंक्ति देता है और उस काव्य पंक्ति में 2 तरह से प्रश्न करता है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, उसकी परिभाषा लिखिए नंबर 1। या दूसरा प्रश्न कैसे करता है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, उसके लक्षण भी लिखिए। लक्षण और परिभाषा में अंतर है।
परिभाषा तो ये हो गई, लक्षण क्या होंगे वो मैं बताऊंगा। या वो ऐसे भी दे सकता, तीसरी बात, कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखकर कोई एक उदाहरण दीजिए। तीनों तरह से प्रश्न करेगा आपके सामने। सुनिए बेटा, ये पंक्ति है, हम पढ़ रहे थे, बात आ रही थी वर्ण की, एक अक्षर की। इस काव्य पंक्ति का पहला शब्द है तरनी, दूसरा शब्द है तनुजा, तीसरा शब्द है तट, चौथा शब्द है तमाल, अगला है तरवर, और अगला है बहु, और अगला है छाया। हमें शब्द का पहला पहला अक्षर देखना है, ना बीच वाला देखना है, ना अंतिम देखना है। शब्द का अगर कोई भी पहला पहला एक ही अक्षर 2 बार से कम नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक, चाहे वो 3 बार हो, चाहे 4 बार हो, चाहे 5 बार हो, चाहे 10 बार हो। तो देखिए, इस शब्द का पहला अक्षर है तय, 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 तय। हम, मैंने कहा कि 2 से कम बार नहीं हो, 2 से अधिक चाहे कितनी भी बार हो। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस काव्य पंक्ति में तय वर्ण की आवर्ती, तय वर्ण की आवर्ती 5 बार हुई है। कितने बार हुई है? 5 बार। इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आपको तो केवल ये देखना है कि शब्द का कोई भी पहला अक्षर, एक ही अक्षर, चाहे वो क हो, चाहे तय हो, चाहे मैं हो, चाहे ने हो, 2 बार से कम नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक चाहे वो 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, चाहे 10 बार। ये तो अब हमने इसकी पहचान करके लिख दिया कि इसका अब ये तो हो गया लक्षण। मान लो उसने प्रश्न कर दिया कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ, इसके लक्षण लिखिए। तो तुम लिखोगे इस काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। लक्षण क्या हो गया कि इस काव्य पंक्ति में तय वर्ण की आवर्ती 5 बार हुई है। कितने बार हुई है? 5 बार। इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगर वो परिभाषा पूछता तो हम लिख देते कि जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहां ये परिभाषा होगी, ऐसे पहचानना। जैसे हमने दूसरा उदाहरण लिख दिया, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। ये काव्य पंक्ति आ गई। तो देखिए, इस शब्द का पहला वर्ण है भय, इसका पहला है भय, इसका पहला है भय, इसका पहला है भय, इसका पहला है भय, और इसका पहला है भय। यानी मैंने ये बात कही है कि शब्द का पहला वर्ण, एक ही वर्ण 2 बार से कम नहीं होना चाहिए। तो यहां देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भय वर्ण की आवृत्ति 6 बार हुई है। कितनी बार? 6 बार। इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तीसरी देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी, ये उदाहरण लिख दिया हमने। इस शब्द का पहला वर्ण है क, इसका पहला वर्ण है क, इसका पहला वर्ण है भय, और इसका पहला वर्ण है भय। यानी क वर्ण 2 बार आया है और भय वर्ण 2 बार आया है। और हमें यही चाहिए कि 2 से कम बार कोई भी वर्ण नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि इस काव्य पंक्ति में क और भय वर्णों की आवर्ती 2-2 बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। यह है अनुप्रास, पहला अलंकार। ऐसे पहचान करनी है। आपके सामने परिभाषा है कि जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दोनों तरह से मैंने बता दिया। पहचान यही है, शब्द का पहला कोई भी वर्ण
एक ही वर्ण 2 बार से कम नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक, चाहे वो 3 बार हो, चाहे 8 बार हो, चाहे 5 बार हो। प्रश्न दो तरह से करता है बोर्ड के अंदर, या तो काव्य पंक्ति दे देगा, काव्य पंक्ति में बुला के लगता है, या तो काव्य पंक्ति में अलंकार का नाम और परिभाषा पूछेगा, या काव्य पंक्ति में अलंकार का नाम और लक्षण पूछेगा। दोनों तरह से आपको प्रश्न पूछेगा। पहला अलंकार। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ, यमक अलंकार। देखिए, दूसरा है यमक अलंकार। अनुप्रास में तो हमने पढ़ा था वर्ण, इसमें पढ़ेंगे हम शब्द। इसमें पढ़ेंगे हम शब्द। सुनिए मेरी बात, इसकी परिभाषा क्या है। जिस काव्य पंक्ति में, इसमें कुछ लिखा हुआ आता है, वो देखो, बैठ जाओ बीच में। एक बार ऐसे पूछो, वॉइस और वीडियो क्लियर है? लो आप ही बात कर लो ना यार, निकाल लो यार, निकाल ले। अरे वॉइस और वीडियो क्लियर है? एक बार यस और नो में कमेंट कीजिएगा। वॉइस और वीडियो क्लियर है? यस और नो? नो? अच्छा, एक सेकंड है ना। कोई दिक्कत नहीं, लो क्लास स्टार्ट करो। देखिए बेटा, अपना है दूसरा यमक अलंकार। अनुप्रास में तो पढ़ा था हमने वर्ण, और यमक में पढ़ेंगे हम शब्द। इसकी परिभाषा क्या है सुनिए। जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार होती है और उन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग होते हैं, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। फिर सुन लीजिए दोबारा। जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार होती है और उन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार होती है और उन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उसे यमक अलंकार कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब देखिए उदाहरण, जैसे हमने लिखा काली घटा का घमंड घटा। ये इसका उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। अब तुम कहोगे साहब इसमें
घे आ रहा है, घे आ रहा है, घे आ रहा है, वर्ण की आवृत्ति भी हो रही है। लेकिन जिस काव्य पंक्ति में शब्द की आवृत्ति होती है वो वर्ण की आवृत्ति को नहीं मानते हैं। पहली बात सुन लेना। अब हमें पहचान कैसे करनी है कि अगर किसी भी काव्य पंक्ति में कोई एक ही शब्द, केवल एक ही शब्द 2 बार से कम नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक, चाहे वो 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो। अब आप देखिए इस काव्य पंक्ति में ऐसा कौन सा शब्द है जो 2 बार आया? घटा, घटा शब्द। यहां कह रहा है कि काली घटा का घमंड घटा। पहली घटा का अर्थ है बादल की घटा के लिए आया है। पहले घटा का शब्द है बादल की घटा, और दूसरे घटा शब्द का अर्थ कम से है, कम, यानी एक घमंड कम हो गया। तो दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए इसमें घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए इसमें यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। सुन लेना। अगर आपको अर्थ भी याद नहीं है शब्दों के, ये और बता दूं, मान लो कोई ऐसी काव्य पंक्ति आ जाए जिसमें शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है लेकिन कोई एक शब्द का अर्थ याद नहीं है, समझ लो बेटा, इसको देख इस पे आ रहा है उसको ना, उसको सुन क्या लिख रहा है इसमें, देखना तू, देखना बेटी, अरे देख ले क्या लिख रहा है एंड ऑफ मीटिंग। अब बुला रहा हूं बेटा, तू इधर आ, तू खड़ा हो, ये हाँ इधर आ। क्या नाम है बेटा? कौन सी क्लास में हो? मैथ में। आपको लोग मैं पढ़ा रहा था, मैं नजर रखता हूँ बेटा बच्चों को, आपका इंटरेस्ट यहाँ नहीं था क्या? नहीं। बच्चे आप खड़ी हो, पढ़ रखे आपने कहाँ? कल। तो बेटा मैं आगे चलता हूँ, बच्चे आप बेटा, नाम क्या है आपका बेटी? निशा। आगे बेटा मैं भी देख रहा था, मेरा एक ऐसा होता है, मुझे बुरा मत मानना मनोज, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैंने यही कहा था सर से अभी तो क्लास में कि मैं ऑफलाइन छोड़ दूं, मुझे तो मतलब एक एक बच्चे पर नजर रहती है। मैंने शुरू से क्यों लिया है कि उन्होंने सबको जोड़ दिया, तो आप आनंद नहीं ले रहे थे, मैं आपको देख रहा, या तो कभी आप छत को देख रहे थे या दीवार को देख रहे थे। तो सुना मनोज में 2 मिनट बताऊंगा, बैठते रहो, बैठे। निशा, क्या निशा है? और निशा तेरी बगल में उस बच्ची को खड़ी होता, क्या नाम है उनकी? परीक्षा, मनीषा। मनीषा सुन बेटी, बैठ, अब तुम दोनों बैठो, निशा और मनीषा। भाई मतलब कौन के पास ले रहा? सोजी राम जी तो क्लास ले रहे हैं, राकेश जी बोला था, सुरेश जी बोला था, दौड़ के मैं यार सोच राम जी के पास भाग गया दौड़ के। मनीषा कल बात करेंगे हम जब ऑफलाइन क्लास लगेगी, जब ही तो मैं कहती हूँ चुप बैठ गया, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा, मैं आगे भी चलता जब 10th में नहीं थे क्या बेटा? आप 11th में नहीं थे? 3 साल से हुआ, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? और आप बेटी इंग्लिश मीडियम। आप विनोद, मनोज है कि विनोद? मनोज हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम। तो मनोज भैया तुम तो आप तो बैठ जाते हो अंदर जाके, आज फिनिश करो 6 मिनट की क्लास है। तो ये कैसे आ गए? मैसेज आता है इस संख्या थे कि आप क्लास 10 मिनट के बच्चे हैं, 4 मिनट की चुकी। तो नहीं बैठ जाओ, चलो नहीं बैठो। देखिए बेटा, अब ये उदाहरण दे दिया हमने, काली घटा का घमंड घटा। मान लो कोई शब्द का अर्थ याद नहीं है आपको, ये कोई जरूरी थोड़ी है सभी शब्दों के अर्थ याद,
तो आप कहोगे कि गुरुजी हमें तो अर्थ का पता ही नहीं लगेगा, फिर हमें नंबर पूरे कैसे मिलेंगे? तो आप केवल एक ही काम करना बेटा, कि मान लो अब हमें यहाँ तो पता है कि भाई यहाँ घटा शब्द की आवर्ती 2 बार हुई है। पहले घटा शब्द का अर्थ है बादल की घटा, और दूसरे घटा शब्द का अर्थ कम से है, इसलिए इसमें यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि इस काव्य पंक्ति में घटा शब्द की आवर्ती 2 बार हुई है और उन शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए इसमें यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगर शब्द का अर्थ याद नहीं है तो भी पूरे अंक मिलेंगे। ठीक। दूसरा उदाहरण हमने लिखा सजना है सजना के लिए। सजना है सजना के लिए। देखिए बेटा, यहां इस काव्य पंक्ति में सजना शब्द की आवर्ती 2 बार हुई है। पहले सजना का अर्थ है तैयार होना, यानी वो तैयार होके जा रहा है, कोई भी जा रही है, और किसके लिए तैयार होके जा रही है? दूसरे सजना का अर्थ है प्रियतम, प्रियतम से। पहले सजना का शब्द तैयार होना और दूसरे सजना का अर्थ प्रियतम से है, तो दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। लेकिन इस काव्य पंक्ति में सजना शब्द की आवर्ती 2 बार हुई है। कितनी बार? 2 बार। इसलिए कौन सा अलंकार है? यमक। तो मेरा कहने का मतलब सीधा यही आपसे सुनो कि किसी भी काव्य पंक्ति में एक शब्द की आवर्ती 2 बार से कम नहीं होनी चाहिए, 2 से चाहे अधिक हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार। जैसे हमने बोल दिया कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, तो बताओ कनक कनक शब्द की आवर्ती कितने बार हुई है? 2 बार। कनक माने सोना, कनक माने धतूरा, दोनों के अर्थ अलग अलग है, इसलिए कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? यमक। ठीक। दूसरे तीसरा ये सलेश। सुनिए बेटा, सलेश अलंकार। सलेश का अर्थ होता है चिपकना। क्या अर्थ होता है बेटा? चिपकना। एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वो कौन सा अलंकार होता है? सलेश। जैसे कहावत है हिंदी में, शब्द एक अर्थ अनेक और जिसे कहते हैं सलेश। शब्द एक अर्थ अनेक और जिसे कहते हैं सलेश। समझ लो मेरी बात? यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है? सलेश। ध्यान रखना है। परिभाषा क्या हो गई कि जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं उसे हम सलेश अलंकार कहते हैं। या दूसरी परिभाषा आप ये भी दे सकते हो कि जिस शब्द एक अर्थ अनेक और उसे कहते हैं सलेश। समझ गए मेरी बात? ये परिभाषा है। देखिए, जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं उसे सलेश अलंकार कहते हैं। अब बात आती है पहचान की कि सर पहचानेंगे कैसे इसको? अब मैं तो उत्तर देता हूं गांव की भाषा की तरह। देखो भाई, मैंने जब ही कहा था ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, आपको पहले कहा मेरा ये जिम्मेदारी थी। अब यहाँ सुन रहे हैं, मैं बोर्ड पर बुलवाता तुमको, इसलिए बैठ करवा दिए, साथ ही रखा था।
चलो, मैंने एक उदाहरण लिखा, जैसे पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। ये काव्य पंक्ति है। पानी गए ने उबरे, मोती मानस चून, और ये सलेश का उदाहरण है। अब बात आती है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं। पहली बात, अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? दूसरी बात, पहचान कैसे करेंगे? दूसरी बात, मान लो मैंने ये उदाहरण लिख दिया, ये तुमने याद होगा, चलो भाई नवी में पढ़ लिया होगा, कोई ऐसा उदाहरण आ जाए, दूसरा उदाहरण आ जाए, और तुम कहते हैं साहब हमारे सामने तो समस्या ये हो गई कि अब हम सलेश को पहचाने कैसे है? ये भी तो हो सकता है। तो तुम तीसरी से लेके 12वीं तक तुमने एक टॉपिक पढ़ा होगा, संज्ञा। पहली बात कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण